मेरा नाम प्रयाग है। मेरी जिंदगी शुरू हुई थी एक मामूली से और छोटे से सफर से, जहां मैं बेहद गरीब था। मेरे पिता खेतों में मजदूरी किया करते थे। मैं अपने माता पिता का एक ही बेटा था और मेरी दो दो जवान बहनें थीं जो मुझसे उम्र में छोटी थीं। मेरी छोटी बहन मुझसे 2 साल छोटी थी, जबकि सबसे छोटी वाली बहन बेहद ही खूबसूरत थी। और मेरे पिता से मेरी माँ की शादी एक समझौता था। मेरी माँ किसी और को पसंद करती थी और मेरे पिता भी किसी और को पसंद किया करते थे। उन दोनों की ही पसंद को मारकर उनकी शादी आपस में करवा दी गई, जिसकी वजह से उन दोनों का दिल एक साथ न मिलता था। या यूं कहा जाए कि सबसे ज्यादा मेरी माँ का दिल पिताजी के साथ नहीं मिलता था। मेरी दोनों बहनें ही पढ़ाई कर रही थी। मैं काफी समय से नौकरी की तलाश में था, क्योंकि पापा के मरने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। पापा जिस तरह घर को मेंटेन किए हुए थे, मुझसे वो सब नहीं हो रहा था। मैं अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए लगभग सबका ही लाडला था। हर कोई मुझसे प्यार करता था, हर कोई मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। क्योंकि हमारे पूरे ही खानदान में लड़कियां ज्यादा थीं और मैं अपने पूरे खानदान में एक ही लड़का था, इसलिए मुझे भरपूर इज्जत दी जाती थी और अहमियत भी दी जाती थी। न सिर्फ अपने खानदान वालों की तरफ से, बल्कि मेरे नाना नानी के घर भी सब लोग मेरे साथ अच्छे से पेश आते थे। बल्कि हमारे मोहल्ले में भी मेरा काफी नाम था। मैं सुलझा हुआ और शरीफ लड़का था। मैंने कभी भी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था। अब मुझ पर चढ़ती जवानी थी। मेरे पापा के होते हुए कभी मैंने गलत लड़कों के साथ उठना बैठना नहीं किया था, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें डर लगता था कि कहीं मैं दुनिया के उस गलत माहौल में न खो जाऊं, जहां मेरे पिता का सर नीचे झुके और उनका बेटा किसी गलत संगत में पड़ जाए, या फिर उनके बेटे को आगे चलकर कोई नुकसान पहुंचे। मेरे पिता हमेशा मुझ पर नजर रखते थे, हमेशा मुझे शराफत और इज्जत का पाठ सिखाया करते थे। हमेशा यही बताया करते थे कि हमें बहू बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। वो मेरी बहनों से भी बहुत प्यार करते थे और मेरी बहनों को भी अच्छी बातें ही सिखाया करते थे। इसलिए मैं हमेशा अपने पिता की हर बात मानता था। कभी मैंने किसी लड़की को तंग नहीं किया था। मैं हर लड़की की इज्जत किया करता था और सड़क पर हमेशा निगाह नीची करके चलता था। इसकी इकलौती वजह सिर्फ मेरे पिता थे, जो कि अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बेहद ईमानदार इंसान भी थे। गांव के सारे ही लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे और उनकी तारीफ करते किसी का मुंह नहीं रुकता था। मगर जहां तक मेरी माँ का सवाल था, वो तो बहुत ही मॉडर्न औरत थी। मेरे पिता की शादी शहर की लड़की से हो गई थी, इसलिए मेरी माँ की सोच बिल्कुल अलग थी और वो हमेशा शहर जाकर रहना चाहती थी। दोनों की ही अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए दोनों ने समझौता किया और अपने घर को बसाने की कोशिश की। इसमें सबसे ज्यादा साथ मेरे पिता का था, जो अपने बच्चों की खातिर अपनी पत्नी के साथ गुजारा कर रहे थे। मेरे पिताजी अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करते थे, जबकि हमारी माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने कभी हमें कुछ नहीं सिखाया था। मेरी माँ को लड़कों से दोस्ती करने का बहुत शौक था। शादी के बाद भी वो मर्दों के सामने आना जाना करती रहती थी। ये बात जब मेरे पिताजी से बर्दाश्त होनी बंद हो गई, तो उन्होंने माँ से कह दिया था कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें बहुत जल्द ही छोड़ दूंगा। मेरे माँ पिताजी हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ा करते रहते थे और ये सब हम अपनी आंखों से तीनों भाई बहन देखते रहते थे, जिसकी वजह से हम तीनों भाई बहन की परवरिश पर गलत असर पड़ रहा था। पिताजी हमेशा माँ को समझाया करते थे कि तुम किस तरह की माँ हो, घर में बेटियां हैं बेटा है, तुम्हें ऐसे देखकर वो क्या सीखेगा और बेटियां ऐसी ही बनेंगी जैसे तुम हो। मगर माँ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। हाँ, हम तीनों भाई बहन पर इसका जरूर असर पड़ता था। उन दोनों के झगड़े से हम तीनों डर जाते थे। मेरी दोनों बहनें तो रोने के लिए बैठ जाती थी और मैं खामोश हो जाता था और सोचता रहता था कि पता नहीं हमारे घर में सब कुछ कब ठीक होगा और हमारे घर का माहौल भी खुशियों भरा और सुकून भरा होगा। जब मेरी माँ पिताजी की कोई बात नहीं मानती थी, तब उन लोगों के बीच बहुत झगड़ा होता था, क्योंकि मेरी माँ की आदत थी वो सच संवर कर पड़ोस के घरों में जाया करती थी। ये बात मेरे पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और किसी भी मर्द से बातें कर लिया करती थी। उनको किसी भी मर्द से बात करने में शर्म नहीं आती थी। घर में उनकी जवान बेटियां थी, वो ये भी नहीं सोचती थी कि उनकी ऐसी हरकतों से उनकी बेटियों पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। मेरी बहनें तो मेरी माँ पर नहीं गई थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था
जैसे पिताजी बेवजह ही माँ पर गुस्सा करते रहते हैं। हो सकता है कि पिताजी को कोई गलतफहमी होती हो। मेरी माँ एक हंसमुख औरत थी जो ज्यादातर सबसे ही हंसकर बात किया करती थी। शायद वो एक शक करने वाले इंसान है, लेकिन ये शक मेरे दिल से उस दिन दूर हुआ था जब पिताजी के काम पर जाते ही माँ ने घर के अंदर 2 मर्दों को बुला लिया था। ये सब जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे पिता अपनी पत्नी पर गलत शक नहीं करते, लेकिन वो मेरी माँ थी, मैं उनको बुरा भला कैसे कह सकता था। इसलिए मैं खामोश रहा। अगर मुझसे कोई कहता कि तुम्हें अपने माता और पिता में से किससे सबसे ज्यादा प्यार है, तो मैं यही कहता कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से है, क्योंकि माँ सारा दिन घर में रहती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मेरे लिए खाना बनाया करती थी, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। वो इतना ख्याल मेरी बहनों का भी नहीं रखती थी जितना कि मेरा रखती थी। इसलिए मैं सबसे ज्यादा लाडला अपनी माँ का था और सबसे ज्यादा प्यार भी उनको ही किया करता था। मेरी बहनें भी बहुत अच्छी थी, घर के कामकाज किया करती थी और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रही थी। एक दिन पिताजी हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। हमें उनकी मौत पर बहुत अफसोस हुआ था। सबसे ज्यादा अफसोस माँ पर था, जिनको पिताजी के मरने के बाद अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उनको यही लगा कि उन्हें अपने पति की बात माननी चाहिए थी, मगर अब दौर कुछ और आ गया था। घर के हालात खराब हो गए तो मेरी बड़ी बहन ने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। चाहता तो मैं भी यही था कि मेरी भी नौकरी लग जाए। मेरी बहन मुझसे छोटी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो घर से बाहर निकलकर नौकरी करे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरी सबसे छोटी वाली बहन बेहद ही खूबसूरत थी। अभी उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन उसकी हाइट हेल्थ अच्छी थी, इसलिए वो बड़ी बहन के बराबर ही लगती थी। मेरी एक बहन का नाम आकांक्षा और दूसरी वाली बहन का नाम मीनाक्षी था। आकांक्षा ही स्कूल में टीचिंग करके पैसे लाकर दे रही थी, जिससे हमारे घर का गुजारा हुआ। एक दिन माँ कहने लगी कि बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं शुरू से ही तुम्हारे पिताजी से शहर जाने के लिए कहती रही हूँ, क्योंकि मैं शहर की रहने वाली हूँ। यहाँ मेरा गांव में मन नहीं लगता। अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, यहाँ इस गांव में रखा ही क्या है। तुम लोगों के लिए कोई अच्छी सी नौकरी भी नहीं है। मैंने और तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन यहाँ कुछ काम नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलकर शहर चलते हैं। आकांक्षा भी यहाँ गांव के सरकारी स्कूल में नौकरी करके थोड़े ही पैसे लेकर आती है, लेकिन शहर में बहुत सारी नौकरियां हैं। प्रयाग बेटा, वहाँ तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी और आकांक्षा भी नौकरी करने लगेगी। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं खुद भी वहाँ कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी। मुझे और मेरी दोनों बहनों को इस बात से कोई एतराज नहीं था। हमने सोचा कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए हम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शहर के लिए रवाना हो गए थे। हमने अपना गांव वाला घर बेच दिया और शहर जाकर किराए पर रहने लगे। मेरी पढ़ाई तो वैसे भी पूरी हो गई थी। माँ मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन अभी हमारे फाइनेंशियल हालात कुछ ठीक नहीं थे। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहनों की शादी करूंगा। छोटी बहन की भले ही ना कर सकूं, उसकी शादी में अभी काफी समय है, लेकिन आकांक्षा की शादी पहले कर दूंगा, उसके बाद ही अपनी शादी करूंगा। मगर मुझे ये नहीं पता था कि शहर जाने के बाद मेरे रंग ढंग सोच विचार सब कुछ बदल जाएंगे। मैं गांव में था तो एक सादगी भरी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जैसे ही शहर पहुंच गया तो वहां मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। यहाँ शहर में मेरे नए दोस्त बने। शहर में हमने किराए का घर ढूंढ लिया था और हमने अपना गांव वाला घर जो बेचा था उसके पैसे हमारे पास मौजूद थे। उन पैसों से मैंने आकांक्षा की शादी कर दी। यहाँ शहर में ज्यादा समय तक मेरी बहन नौकरी तो न कर सकी, लेकिन इतना हो गया था कि उसके लिए एक अच्छा लड़का मिल गया था। मेरी बहन अपने ससुराल में बस गई थी और हम लोग यहाँ शहर में अच्छी तरह से एडजस्ट हो गए थे। मुझे भी शहर का माहौल अच्छा लगा था। अब पता चला कि माँ क्यों हमेशा पिताजी से शहर आने के लिए लड़ती रहती थी। मेरे पिता शुरू से ही अपने गांव में रहे थे, इसलिए उन्हें गांव के माहौल की आदत थी। उन्हें वैसे भी माँ का मॉडर्न माहौल और उनके मॉडर्न ख्याल पसंद नहीं थे। यहाँ शहर आने के बाद मेरी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी लग गई थी, जहाँ मुझे अच्छे पैसे मिल जाया करते थे। कंपनी के ही कुछ लड़कों से मेरी जान पहचान हुई और उसके बाद वही जान पहचान दोस्ती में बदल गई। अब मेरे घर पर भी मेरी माँ और छोटी बहन मीनाक्षी ही रह गए थे। मीनाक्षी अभी अपनी पढ़ाई कर रही थी। यहाँ शहर आने के बाद उसे अच्छी शिक्षा हासिल हुई। शहर आने के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। हमारे पास सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो वो था हमारा अपना घर,
जिसका हर महीने हमें ज़्यादा कीमत पर किराया देना पड़ता था। लाइट का बिल, गैस का बिल, ये सारी ही चीज़ें मेरी कमर तोड़कर रख दिया करती थी और मैं अकेला ही कमाने वाला था। मगर इस समय मेरी माँ ने मदद की। मीनाक्षी स्कूल चली जाती थी और मैं नौकरी करने के लिए चला जाता था। घर में मेरी माँ अकेली रह जाती थी। शुरू शुरू के दिनों में मुझे अपने घर का खर्च उठाने में बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि कभी पिताजी ने अपने होते हुए मेरे सर पर कोई परेशानी नहीं आने दी थी। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ सेटल होते गए तो माँ मेरी मदद करने लगी। न जाने माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ जाया करते थे। घर के सारे खर्च वो खुद करती थी। मुझे तो बस हर महीने घर का किराया देना होता था। माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आते थे, इस बात की सच्चाई भी एक दिन मुझे पता चल गई थी। मुझे तो लगा था कि पिताजी के मरने के बाद माँ सुधर गई है। एक दिन जब मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने यहाँ शहर के इस किराए वाले घर से भी कुछ मर्दों को निकलते हुए देखा। और ऐसा मैंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा था। वो अकेले घर में होने का फायदा उठाया करती थी। तभी तो मैं सोचता था कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे। मेरी आधी सैलरी तो घर का किराया देने में निकल जाती थी और बाकी के पैसे मैं अपने ऊपर खर्च कर लिया करता था। माँ ना तो घर के खर्चों के लिए मुझसे पैसे मांगती थी और ना ही उन्हें कभी पैसों की ज़रूरत हुई थी। अब मुझे समझ आ गया था, लेकिन मैं खामोश था। अपनी माँ से कोई सवाल नहीं कर सका। फिलहाल ये सब कुछ मेरी माँ मेरी छोटी बहन के और मेरे पीछे किया करती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ शहर का माहौल और रंग ढंग कैसा होता है, लेकिन यहाँ मेरे नए दोस्तों ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था। वो मुझे बार और क्लब भी लेकर जाते थे। मैं उनके साथ स्मोकिंग भी करने लगा था। देर रात तक घर आने लगा था। मैं हर तरह से बिगड़ चुका था। हाँ, मगर किसी औरत या लड़की पर मैंने अभी तक गलत नज़र नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे अपने पिताजी की कही हुई बात बहुत अच्छे से याद थी। वो हमेशा मुझे यही सिखाया करते थे कि बेटा, हर औरत और लड़की की इज्जत किया करो। हमारे घर की बहू बेटियां हमारे घर की इज्जत होने के साथ साथ रौनक भी होती है। अगर किसी की बेटी की इज्जत चली जाए तो उसकी रौनक भी साथ साथ चली जाती है। मैंने अपने पिताजी की इस बात पर अपनी गांठ बांध ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ शहर आने के बाद मैं अपने पिता की कही हुई एक एक बात को भूल जाऊंगा। मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी, जिसको मैंने यहाँ शहर में आते ही किया था। मैं दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, सब कुछ बहुत अच्छे से जानता था। मुझे ऐसा लगा कि गुजरते हुए वक्त के साथ साथ मुझे सैलरी कम मिल रही है, इसलिए मैंने उस नौकरी से अपनी जान छुड़ा ली और जहाँ ज़्यादा सैलरी मिल रही थी वहाँ नौकरी करने लगा। लेकिन वहाँ मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। नौकरी करते करते मुझे उस कंपनी का मैनेजर बना दिया गया और अब मैं अपने बॉस का राइट हैंड बन चुका था। मेरे पास अब पैसों की कोई कमी नहीं रही थी। हमारे हालात बहुत अच्छी तरह से बदल गए थे। ये सब कुछ मेरी माँ की प्रार्थनाओं का नतीजा था, जो हमेशा मेरे कामयाब होने की प्रार्थना करती रहती थी। शहर आने के बाद पूरी तरह से हमारे दिन बदल गए थे। मुझे कामयाब होने में लगभग 7 साल का समय लग चुका था और मेरी उम्र 32 साल हो गई थी। माँ का कहना था कि बेटा, अब मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। हमारे पास अब सब कुछ है, अब तो तुम शादी कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा और पैसा कमाना है। मेरी बहन पूरी तरह से जवान हो गई थी और बेहद ही खूबसूरत थी। मेरा कहना था कि मुझे अभी शादी करने में 5 साल का समय और लगेगा, तब तक आप मीनाक्षी का रिश्ता तय करो। हम मीनाक्षी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। माँ कहती थी कि बेटा, जब तक तो तुम्हारी उम्र और ज़्यादा निकल जाएगी। मगर मेरा मानना था कि पैसा बहुत ताकतवर होता है। मेरी उम्र निकल जाएगी तो क्या हुआ, मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मुझे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की भी मिल जाएगी। अभी तो फ़िलहाल 2 साल तक मेरी बहन ने भी शादी से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि वो अभी और पढ़ाई करना चाहती है। ऊपर वाले ने मुझे और कामयाब कर दिया और अब मैं अपनी ही कंपनी का मालिक बन गया था। मैंने एक छोटी सी अपनी कंपनी अलग खोल दी थी, जिसमें मैं बिजनेस करने लगा था। अब जो थोड़े बहुत पैसों की तंगी थी वो भी पूरी हो गई थी। मैंने अपना ही बड़ा सा घर खरीद लिया था, अपनी कार भी खरीद ली थी और घर में हर तरह की सहूलत मौजूद कर दी थी। मैं बहुत खुश रहने लगा था। मेरे अंदर पैसा आने के साथ साथ घमंड भी आने लगा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ। मैंने लड़कियों पर गंदी नज़र रखना शुरू कर दी थी। मेरे सामने जो भी लड़की आती, बस मैं उसको इस्तेमाल करने के बारे में सोचता था।
मेरी कंपनी में एक शेखर नाम का लड़का नौकरी करता था। उसकी अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी। उसने मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया था। वो मुझसे उम्र में छोटा था। उसकी पत्नी बेहद सुंदर थी। सारे ही लोग दुल्हन की तारीफ कर रहे थे। शेखर की शादी को 6 महीने ही गुजरे कि अचानक एक हादसे ने उसकी जान ले ली थी। हादसा इतना खतरनाक था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी 6 महीने की विधवा बन गई थी। पता चला कि उसकी पत्नी मां बनने वाली है, इसलिए अभी तक वो उसके ही घर में रह रही है। मुझे जब ये बात ऑफिस के लोगों के थ्रू पता चली तो मैंने सोचा कि मुझे उसकी पत्नी की कुछ मदद करके आनी चाहिए। शेखर के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसके घर में अब उसकी पत्नी के अलावा और कोई भी नहीं था। मैं शेखर के घर चला गया और अपने पास थोड़े से पैसे रखकर ले गया था ताकि वो पैसे शेखर की पत्नी को देकर उसकी कुछ मदद कर सकूं। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी पत्नी ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, मगर ना जाने कि उसकी पत्नी की सुंदरता देखकर मेरी नियत उस पर खराब होने लगी। एक पल के लिए मैंने ये भी सोचा कि नहीं, वो बेचारी विधवा है और माँ भी बनने वाली है, मगर फिर भी मेरे दिमाग में शैतानी ख्याल आने लगे और मैंने उसके अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसे घर के अंदर दबोच लिया और उसके साथ वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो बेचारी बेसुध जमीन पर पड़ी हुई थी। मेरा काम हो गया तो मैं वहां से जाने लगा। उसने मुझे जाते हुए देखकर आवाज लगाई और कहने लगी कि आपने मुझ जैसी अबला के साथ ठीक नहीं किया। आज आपने मेरे साथ ये सब किया है। मेरी बद्दुआ है आपको भी कि आपके भी किसी अपने के साथ कुछ ऐसा ही होगा जिसकी तकलीफ आपसे देखी नहीं जाएगी। मैं जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो। तुम्हारी बद्दुआ मुझे नहीं लगेगी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ गया। अब मैं यहाँ हमेशा आता रहूंगा, तुम्हारी मदद करने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ अपना दिल भरने के लिए। वो जोर जोर से चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन उसके रोने का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन रात के समय उसको इस्तेमाल करने के लिए आ जाता था, मगर एक गड़बड़ हो गई थी। इसी बीच उसकी हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपने बच्चे को खो दिया जो उसके पति की आखिरी निशानी थी। मैंने उसका इलाज करवाया। वो जब भी मुझे अपने सामने देखती मुझे बद्दुआ ही दिया करती थी। उसकी बद्दुआओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसकी बद्दुआ सुनने वाला भी कोई नहीं होता और बद्दुआओं से कुछ नहीं होता। शेखर की पत्नी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, लेकिन कुछ समय तक उसे इस्तेमाल करने के बाद मेरा उससे दिल भर गया था। फिर मैंने कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। वो इस शहर में अकेली थी, यहाँ उसका कोई भी नहीं था, पर मैंने उसे अच्छी तरह से डरा धमका दिया था कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझ पर बाद में इल्जाम लगाओगी, पहले मैं तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तभी तो वो काफी समय तक खामोश रही। भले ही उसकी जबान से कुछ न निकलता था, मगर उसके दिल से निकलने वाली बद्दुआ मेरे लिए इकट्ठी हो रही थी। इस तरह अब मैं कहीं न कहीं मुंह मार लिया करता था और अपनी इच्छा किसी भी लड़की से पूरी कर लिया करता था। कोठे पर जाकर या फिर किसी लड़की पर मेरा दिल आ जाता, वो खामोशी से राजी होकर मेरी बात मान लेती तो ठीक, वरना जबरदस्ती करने में मैं देर नहीं लगाता था। मैं सारी सारी रात घर नहीं आता था। मैं अपनी माँ का इकलौता सहारा था और अपनी बहन का भी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि बेटा, तुम सारी सारी रात घर से बाहर क्यों रहते हो? तुम जानते हो कि यहाँ तुम्हारी माँ और बहन घर में अकेली होती हैं। दिन तो हम लोग जैसे तैसे गुजार लेते हैं, लेकिन रात को मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। जिनके घर में मर्द नहीं होते, लोग उन लोगों के घर पर बहुत जल्दी नजर रखने लगते हैं। आखिर तुम कहाँ जाते हो? मैंने उस दिन पहली बार अपनी माँ से बदतमीजी की थी और कहा कि मैं कहीं भी जाऊं, आपको मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है और आप ये कब से अच्छी और समझदारी की बातें करने लगी हो? आपको मेरे बिना डर लगता है? ये बात कहकर मैंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मेरी माँ मुझे गौर से देख रही थी क्योंकि वो भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उनके बेटे को क्या हो गया। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा कि बेटा, तुम मुझ पर हंस रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं आप पर नहीं हंस रहा, बल्कि उस औरत पर हंस रहा हूँ जो अपने पति के होते हुए भी दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुक बढ़ाती थी। इतना ही नहीं, पति के मरने के बाद बेटा और बेटी के घर से निकलते ही मर्दों को घर में बुलाया करती थी। आज वो औरत बात कर रही है कि उसे अपने घर पर मर्दों की नज़र से डर लग रहा है। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने अपने भगवान से अपने पापों की माफ़ी मांग ली है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता के मरने के बाद मैंने ये सब मजबूरी के तहत किया। मैंने कहा,
आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मैं नौकरी कर रहा था ना, क्या इतने पैसों में आपका गुजारा नहीं हो रहा था? माँ कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे दिए गए पैसों में गुजारा नहीं हो रहा था। तुम इकलौते कमाई करने वाले थे और घर के खर्चे 10 तरह के थे। तुम्हारी शादीशुदा बहन भी यहाँ आती है, उसका भी लेन देन है और भी 100 खर्चे हैं। अब मैं बार बार तो तुम्हारे आगे पैसों के लिए हाथ नहीं फैला सकती थी। जब मुझे दिख रहा था कि मेरे बेटे की कमाई अभी ज्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में अपने पति के जीते जी बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन अगर अपने पति के मरने के बाद मैं अपने बेटे का बोझ हल्का करने के लिए ये पाप 1-2 बार और कर लूंगी तो कोई गलत बात नहीं है। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, मगर मैं वहां से उठकर चला गया था, क्योंकि जब से मेरी माँ पर शराफत का भूत छाया था, वो मुझ पर हमेशा रोक टोक करती रहती थी और उनकी रोक टोक अब मुझे बहुत बुरी लगती थी। मेरी बहन भी अगर मेरे सामने आ जाती तो मैं उसे भी डांट दिया करता था। मेरे अंदर कूट कूट कर घमंड भर गया था। मैं अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। मेरे बदलते हुए तेवर देखकर माँ को मेरी बहन की बहुत फिक्र होने लगी थी। अब वो जल्द से जल्द उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही थी और सुना था कि उनको उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल भी गया था। उन्होंने कई बार मुझे इस बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। शेखर की पत्नी के बजाय मैंने और भी बाकी सारी कमजोर और लाचार लड़कियों की इज्जत के साथ इसी तरह से खेला था और अब मैं इस खेल में अच्छी तरह से माहिर हो गया था। मुझे जिस लड़की का भी डर होता कि ये मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगी, मैं उसका मुंह बंद कर दिया करता था, पैसे देकर या फिर उसे डरा धमकाकर, जिसकी वजह से किसी भी लड़की की मेरे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी माँ के सामने धीरे धीरे मेरी हरकतें खुलने लगी थी। माँ कहती थी कि बेटा, मैं समझ गई हूँ, तुम्हें अपने पैसे का घमंड हो गया। मुझे तो लगता है कि तुम गलत कामों में पड़ गए हो, क्योंकि तुम्हारे 1-2 दोस्त के थ्रू मुझे पता चला कि तुम अब पहले से काफी बदल गए हो। देखो बेटा, ध्यान रखो कि तुम्हारे घर में जवान बहन है। तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हें यही समझाया करते थे कि किसी भी औरत पर गलत नजर मत डालना। घर में तुम्हारी बहन भी मौजूद है। अगर कभी किसी ने उस पर गलत नजर डाली तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? मैं हमेशा अपनी माँ को ये कहकर चुप करा दिया करता था कि ऐसी बातें आप पर शोभा नहीं देती। कभी आपने अपने पति की इज्जत का ख्याल नहीं किया तो फिर आप मुझे ये सीख मत दिया करो। मुझे नहीं पता था कि मेरे किए का आगे चलकर क्या नतीजा निकलने वाला है। मैं तो हमेशा वही करता था जो मेरा मन करने लगा था। शादी करके मैं अपने आप को कैद करना नहीं चाहता था। सुना था कि जब लड़कों की शादी हो जाती है तो वो जितना अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहें, लेकिन शादी के बाद जिंदगी में बदलाव आ ही जाते हैं। पत्नी रोक टोक करने लग जाती है और बच्चे भी हो जाते हैं। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि अभी मैं अपनी जिंदगी को और ज्यादा एंजॉय करूं। जो मेरा मन करता वो सब कुछ करूं। मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर कोई लड़की मुझे बद्दुआ देती तो मैं बाद में बैठकर सोचा करता था कि मैंने गलत किया, मगर फिर ये सोचता था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अमीर लोग कभी कुछ गलत नहीं करते, ये सारे तो उनके शौक होते हैं, बल्कि गलती तो हमेशा गरीबों से होती है। एक दिन मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। उसने अपने घर में ही बर्थडे पार्टी रखी थी और वहां पर उसने कुछ लड़कियों को भी बुलाया था। वहां से मौज मस्ती करने के बाद मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। रात काफी हो चुकी थी। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो मैंने फौरन ही अपनी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जला लिया था। इतने ही देर में एक लड़की दौड़ती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान के नाम पर साहिब जी थोड़े से पैसे दे दो। मेरे भाई बहन सुबह से भूखे हैं, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है। सुबह से लोगों से भीख मांग रही हूँ, इतने पैसे जमा नहीं हुए कि अपने भाई बहन के लिए खाना लेकर जा सकूं। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि साहब प्लीज पैसे दे दो ना। वो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि उसकी सुंदरता उसके फटे पुराने कपड़े और उसके मेले रंग के पीछे छुप गई थी। शायद वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। गरीबी इंसान को क्या कुछ करने पर मजबूर नहीं कर देती। शायद गरीबी के कारण और अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये सड़क पर भीख मांगने के लिए उतर आई है। वो इतनी सुंदर थी कि मेरा चेहरा उसके चेहरे पर अटक कर रह गया था। वो कम उम्र की खूबसूरत लड़की थी। रात के अंधेरे में उसकी सुंदरता चमक रही थी। काफी देर तक मैं उसे देखता रहा था। उसको देखते ही मेरी उस पर नियत खराब होने लगी थी। बस मुझे तो जैसे तैसे अपने मकसद को उससे पूरा करना था। मैंने सोचा कि क्यों न इस लड़की का भी इस्तेमाल किया जाए
भले ही वो भीख मांगने वाली लड़की थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल इस पर आ गया था। मैं काफी समय तक उसके चेहरे की तरफ देखता रहा तो वो मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहने लगी कि साहब, थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरे बूढ़े पिता और छोटे भाई बहन घर में अकेले हैं और भूखे हैं। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रात काफी हो चुकी है, मुझे अपने घर जाना है। मैं जाऊंगी तभी उन लोगों का पेट भरेगा। उन्हें मुझसे उम्मीद है, मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती। उसके शब्दों में बेहद तकलीफ थी और दर्द छुपा हुआ था जिसको मैं अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था। अगर मैं चाहता तो उसकी मदद कर देता और खामोशी से वहां से चला जाता, मगर मुझे भी तो अपना मकसद पूरा करना था। आज तक बिना फायदे के तो मैंने किसी का भी साथ नहीं दिया था, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो या कोई जवान। मैं हमेशा ही अपना मतलब निकालने में कामयाब रहता था और इस लड़की से तो मेरा बहुत बड़ा मतलब था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पहले आओ तो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद के मुताबिक पैसे भी दे दूंगा और आगे एक बहुत शानदार होटल है, वहां से तुम्हारे भाई बहन के लिए खाना भी पैक करवा दूंगा। उसके बाद तुम अपने घर आसानी से चली जाना। तुम्हारे भाई बहन तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। वो अजीब नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि साहब, मैं आप पर कैसे यकीन कर सकती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे मना किया हुआ है कि किसी के साथ कहीं मत जाना, भीख लेना और उसे जाने देना। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती और ना ही आपकी गाड़ी में बैठ सकती हूँ। आप मुझे ऐसे ही पैसे दे दीजिए, मैं अपने भाई बहन के लिए खाना खुद खरीद लूंगी। मैंने उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि तुमने मुझे गलत इंसान समझा हुआ है क्या? मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। इतनी देर तक तो मैं किसी से भी बात नहीं करता। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा कि तुम्हें कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर तुम तो मुझे ही ज्ञान दे रही हो। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम मुझे गलत समझती हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर ही मैं गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था, उसने फौरन ही गाड़ी का शीशा अपने हाथों से पकड़ लिया और कहने लगी कि अरे नहीं साहब, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरे पिताजी की भी मुझे दवाई लेनी है, वो घर में बीमार पड़े हुए हैं और भाई बहन भूखे हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं आप पर विश्वास करने से डर रही हूँ। मेरे पिताजी कहते हैं कि हमें किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। वो लड़की मुझे बहुत ही समझदार और चालाक लग रही थी। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि इसका तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम जैसे न जाने कितने लोगों की मदद करता हूँ। चलो मेरी गाड़ी में बैठो। देखो, अगर अपने भाई बहन का पेट भरना है और अपने पिता के लिए दवाई खरीदनी है तो मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि यहाँ बीच रास्ते में तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। काफी देर तक वो वहां खड़े होकर सोचती रही थी और मैं भी गाड़ी में वहीं पर बैठा रहा, उसको देखता रहा। इधर उसने मूर्खता दिखानी शुरू कर दी थी। वो एक नादान लड़की थी। मैं जानता था कि वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। मैंने उसे और भी थोड़े से लालच दिए थे और इससे इधर उधर की बातें कर रहा था। बार बार उसके परिवार के बारे में भी पूछ रहा था, जिस पर वो अपनी आंखें नम करके अपने परिवार के बारे में मुझे बता रही थी कि वो बहुत गरीब परिवार की थी। अपने घर की गरीबी ही उसे यहाँ तक खींचकर ले आई थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, पहले हम तुम्हारी फैमिली के लिए खाना ले लेते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा। तुम्हारे पिता से भी मुलाकात करूँगा ताकि मैं उनको कोई नौकरी दे सकूँ, फिर तुम्हें इस तरह सड़कों पर भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैंने उसे पूरी तरह से अपने भरोसे में उतार लिया था। वो आंखें बड़ी बड़ी करके कहने लगी, क्या आप इतने अमीर हो? मैंने कहा कि हाँ, मैं बहुत ही अमीर हूँ। एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो, फिर तुम्हें खुशी होगी कि तुमने मेरी बात मानकर अपने परिवार का और अपना कितना बड़ा फायदा किया। वो बेफिक्र हो गई थी। मैंने उसे पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहा था और खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। मैं बार बार शीशे में उसकी खूबसूरती को देख रहा था। वो मुझसे अजीबोगरीब सवाल कर रही थी। उसके चेहरे पर भी मुझे घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लगभग 10 मिनट तक मैं गाड़ी चलाता रहा था और उसे अपनी बातों में लेता रहा। उसके बाद मैं उसको एक सुनसान जगह पर ले गया था और वहां जाकर मैंने उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहा। वो मासूमियत में गाड़ी से उतर गई थी और इधर उधर देखने लगी, सवाल करने लगी कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। शायद वो समझ रही थी कि उसने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। आखिरकार वो जवान लड़की थी, वो घबरा गई और यही मैंने उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया था। यहाँ उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था।
चारों तरफ सुनसान इलाका था। वो मेरे साथ काफी हाथापाई भी कर रही थी और मैं उसे काबू करने लगा। वो बार बार मुझे बद्दुआ दे रही थी, मगर मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैंने उसकी इज्जत को नोच डाला था। उसका इस्तेमाल करने के बाद मैंने उसे वहीं पर फेंक दिया था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो सुनसान और जंगली इलाका था, वहां जानवरों का भी आना जाना होता था। मैंने सोचा कि सुबह तक कोई ना कोई जानवर इसे खाकर खत्म कर देगा। मैं उसे वहीं छोड़कर अपने घर आ गया था, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो घर में एक अजीब सा माहौल छाया हुआ था। हमारे घर पर पुलिस आई हुई थी। पुलिस को देखकर मैं घबरा गया। मैंने देखा कि मेरी माँ भी तड़प तड़प कर रो रही थी। मैंने कहा, ये सब क्या हो रहा है? माँ ने मुझे रोते हुए बताया और कहने लगी कि बेटा तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। देखो बेटा, शाम के 4 बजे से तुम्हारी बहन गायब है, कॉलेज से आई ही नहीं। मैंने उसे हर तरफ तलाश कर लिया। कॉलेज वाले कहते हैं कि वो तो वहां से निकल गई थी। उसकी सारी सहेलियों से भी मैंने पूछताछ कर ली है, किसी को भी हमारी मीनाक्षी के बारे में कुछ नहीं पता। माँ की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा, माँ मीनाक्षी इधर कहीं ही होगी, आपने नेबर्स में चेक किया या नहीं? माँ कहने लगी कि बेटा कहीं नहीं है। मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ गया, मगर पुलिस वाले कहते हैं कि 24 घंटे से पहले उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं करेंगे। मैंने कहा, ऐसा कैसे नहीं करेंगे? आप मेरी बहन को तलाश करिए, मेरी बहन कहाँ गई? पुलिस वालों ने कहा कि हम यहाँ आपकी माँ जी के कहने पर आ गए हैं, लेकिन हम 24 घंटे से पहले किसी की भी गुमशुदगी दर्ज नहीं करते। आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में अपनी बहन को तलाश करिए, उसके बाद हम लोग कोई एक्शन उठाएंगे। सारे आस पड़ोसी तो हमारे घर में मौजूद थे। मैं अपनी बहन को तलाश करने के लिए उसी समय घर से निकल गया था। उसके कॉलेज भी दोबारा से गया था। जितने लोगों को भी मेरी बहन जानती थी, मैं उन सब के पास चला गया था, लेकिन मेरी बहन मुझे कहीं नहीं मिली थी। धीरे धीरे 24 घंटे भी पूरे हो चुके थे। पुलिस ने भी मेरी बहन को तलाश करना शुरू कर दिया था, लेकिन मीनाक्षी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। परेशान तो मैं भी हो गया था कि आखिर मीनाक्षी कहाँ चली गई। मेरे दोस्तों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन थी भी तो इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखकर उस पर फिदा हो सकता था। क्या पता किसी ने उसके साथ मौका मार लिया हो। मेरे दोस्तों ने ये बात हंसकर और मजाक में कही थी, लेकिन आज पहली बार मेरी छुपी हुई गैरत बाहर को आ गई थी। उनकी बात पर मुझे गुस्सा आया और मैंने अपने दोस्तों के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। कहा कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें करने की। मेरे दोस्त कहने लगे कि हम ये बात एक बार नहीं बल्कि कई बार करेंगे, क्योंकि तुम भी तो अभी तक न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खेल चुके हो। अगर हमने तुम्हारी बहन के बारे में एक छोटी सी बात कह भी दी तो तुम इतना भड़क रहे हो। जिन लड़कियों की तुम इज्जत के साथ अब तक खेलते आए हो, वो भी तो किसी की बहन या किसी की बेटियां हैं। ये बात सुनकर न जाने क्यों मुझे एक जोरदार झटका लगा था। क्या मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे थे? मगर नहीं, मेरी बहन बिल्कुल सही सलामत है। मेरी बहन जरूर कहीं चली गई है, वो मिल जाएगी, मैं इसी उम्मीद में था। इधर घर में मेरी माँ ने रोना पीटना डाला हुआ था कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द वापस लेकर आओ। मेरी शादीशुदा बहन और उसका पति भी हमारे घर पर आ गए थे। वो लोग भी हर तरह से मीनाक्षी को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिन गुजर गए थे, मगर मीनाक्षी का कोई अता पता नहीं चला। उधर अखबारों में और सोशल मीडिया पर ये खबर हमारे शहर की चर्चा में थी कि जंगलों वाले रास्ते पर एक लड़की की बुरी हालत में लाश मिली है। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं घबरा गया था और समझ गया था कि ये उसी लड़की की लाश है जिसको उस रात में सड़क पर ये सोचकर फेंक आया था कि कोई भी जंगली जानवर उसे खा जाएगा और इसी तरह उसकी लाश ठिकाने से लग जाएगी। मगर मुझे नहीं पता था कि उसकी लाश पुलिस के हाथ लग जाएगी। पुलिस ने उस लाश को हिरासत में लिया था और लाश को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया था। पुलिस को ये पता चल गया था कि उस लड़की के साथ किसी ने दरिंदगी की है, तभी उसकी जान चली गई। पुलिस ने उसके परिवार का भी पता लगा लिया था, मगर मैं खामोश था और डर रहा था कि कहीं पुलिस मुझ तक न पहुंच जाए। अभी तक पुलिस को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला था। दूसरी तरफ मैं अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान था। सारी परेशानियों ने एक साथ मुझे घेर लिया था। मेरा दिन रात का सुकून खत्म हो चुका था। मीनाक्षी कहाँ चली गई थी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं मीनाक्षी का पता लगाऊं या फिर अपने आप को पुलिस के डर से कहीं छुपाकर बैठ जाऊं, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस मुझ तक पहुंच गई थी।
पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था और जब मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बात सच साबित हुई थी कि उस भीख मांगने वाली लड़की के साथ दरिंदगी करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। जब ये बात मेरी माँ और बहन को पता चली तो उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है जो तुम्हारी बहन गायब हुई है। हमें तो डर है कि कहीं तुम्हारे कर्मों का नतीजा तुम्हारी बहन को ना मिला हो। ये सुनकर मैं डर गया था। मेरी बहन मासूम थी, भले ही वो जवान थी मगर वो बहुत सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी। पुलिस के पास सबूत थे और सबूतों के तहत मैं इस बात को झुठला नहीं सकता था कि मैंने उस लड़की के साथ गलत नहीं किया। जिस सिग्नल पर मैं अपनी गाड़ी रोककर खड़ा हुआ था वहां की सीसीटीवी फुटेज से मेरी गाड़ी का नंबर निकाल लिया गया था, क्योंकि वहां मेरी गाड़ी के पास ही खड़े होकर वो लड़की काफी देर तक मेरे साथ बातचीत करती रही थी और फिर वहां से मेरे साथ गाड़ी में बैठकर चली गई थी। उसके पिता ने पुलिस को बता दिया था कि उनकी बेटी किस एरिया में भीख मांगा करती थी, इसलिए पुलिस ने उसी एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे जहां से उनको आरोपी का पता चल गया था। पुलिस को शक था कि मैंने अपनी बहन को भी गायब करवाया है, लेकिन कोई भला अपनी बहन को गायब कैसे करवा सकता है। मुझे जेल लाया गया था। मेरी बहुत पिटाई हुई थी। यहाँ पैसा, जान पहचान कुछ भी काम नहीं आया था और अब मुझे एहसास हो रहा था कि बद्दुआओं का असर कितना खतरनाक होता है, क्योंकि मुझे उन सभी की बद्दुआएं लगी थी जिनके साथ मैंने गलत किया था। मुझे सजा हो गई थी और मैं जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। पुलिस ने मेरी बहन के बारे में भी पता निकाल लिया था। मेरी बहन की लाश उसके ही कॉलेज के एक लड़के के फ्लैट से मिली थी। दरअसल मेरी बहन के साथ भी वही सब कुछ हुआ था जो मैं दूसरी लड़कियों के साथ किया करता था। मेरी बहन को भी उसके ही कॉलेज के कुछ लड़कों ने फंसा लिया था और वो लोग उसे अपने फ्लैट में ले गए थे। वहां ले जाने के बाद उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की और दरिंदगी के दौरान ही मेरी बहन अपनी जिंदगी की बाजी हार गई, तो उन्होंने उसे अपने फ्लैट में बंद करके काफी दिन तक रखा और फिर वो वहां से फरार हो गए। उस बंद फ्लैट से जब मेरी बहन की लाश मिली तो उसके आरोपियों का भी पता चल गया था। अब मुझे पता चला था कि बद्दुआओं का असर कितना खतरनाक होता है। मेरा पूरा परिवार एक झटके में बिखर कर रह गया। मैं जेल आ गया था। मेरी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी तो वो भी जिंदा न रही। जब हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं तो हमें यह एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ आगे इसका बदला भी होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।